नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अब चुनावी समर में कूदना है हर किसी को, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार किया है और इस 8वें मंत्रिमंडल के विस्तार में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 4 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और साथ ही साथ जो आज मुद्दा रहा केंद्र में, गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक बार फिर से कैबिनेट में वापसी हुई है, इसी पर होगी आज बात। तो अखिलेश कैबिनेट का विस्तार हुआ। चुनावी समर में अखिलेश मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार हुआ। अभी चुनावी समर शुरू हुआ है। इस 8वें मंत्रिमंडल विस्तार में 10 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 4 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। साथ ही 6 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। 8वां मंत्रिमंडल विस्तार जन समस्याओं को खत्म करने के लिए हुआ है या चुनाव में वोट साधने के लिए, यह तो समाजवादी लोग ही जाने। लेकिन 14 दिन पहले ही बर्खास्त किए गए गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक बार फिर से कैबिनेट में वापसी हुई है। अखिलेश सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सीएम अखिलेश ने 8वां मंत्रिमंडल का किया विस्तार। 4 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में किया शामिल। गायत्री प्रजापति की मंत्रिमंडल में फिर हुई एंट्री। 6 मंत्रियों का भी हुआ प्रमोशन। सोमवार को सीएम अखिलेश यादव ने 8वां मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 8वें मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री बनाए गए, साथ ही 6 मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया। इस 8वें और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अहम रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिन्हें बीते 12 सितंबर को ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीर आरोपों के चलते मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन 14 दिन बाद ही गायत्री प्रजापति ने चौथी बार मंत्री पद की शपथ लेकर साबित कर दिया कि आरोप चाहे कितना भी गंभीर हो, सरकार में मंत्री की एक कुर्सी पर उनका ही नाम लिखा है। इस विस्तार में मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण और मुस्लिम इन दोनों फैक्टरों को साधने की कवायद की है। संतुलन है, 3 मुसलमान, 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी जातियों का संतुलन है। क्या है, किस रूप में देख रहे हैं? सबको बधाइयाँ और मुझे उम्मीद है कि जनता की ईमानदारी से सेवा करेंगे। सिद्ध हुआ है। अब बिना सिद्ध किए आरोप के प्रत्यारोप लगाना हम गरीबों के साथ अन्याय है। गरीब के घर में पैदा होना क्या ये भी गुनाह है? तो क्या आपके हिसाब जिस तरीके से गुनाह, इस तरीके से प्रचार प्रसार जो विरोधी दलों ने किया, निश्चित तौर से एक साजिश किया और साजिश का हमने स्वीकार किया। लेकिन जिस तरीके से गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी ने, गरीबों को उठाने के लिए हमेशा गरीबों का साथ देते हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ माननीय नेताजी लड़ते हैं। ऐसे नेता माननीय नेताजी को मैं बधाई देता हूं और निश्चित तौर से माननीय नेताजी हम सभी गरीबों को हिंदुस्तान में भगवान के रूप में। उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के लोग इसके गवाह होंगे, उसके साक्षी होंगे, उसके सहभागी होंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनका समर्थन रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ। कुल मिलाकर सर, मंत्रियों की संख्या जो विस्तार हुआ है उसके बाद बढ़ गई है। 60 मंत्री होना चाहिए था, आज 10 मंत्री हुए, ज्यादा हो गए हैं। तो क्या कुछ लोगों को हटाया जाएगा? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। सोमवार को हुए 8वें और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में जलालुद्दीन रिजवी ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के रूप में मनोज पांडे और शिवकांत ओझा की वापसी हुई। वहीं 6 मंत्रियों का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट की लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें अभिषेक मिश्र, नरेंद्र वर्मा, शंकरलाल मांझी को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। साथ ही हाजी रियाज, यासिर शाह, रविदास मेहरोत्रा को स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव मौजूद रहे। अखिलेश सरकार के इस 8वें विस्तार को विरोधी दलों ने सत्ता वापसी के लिए चुनावी मजबूरी करार दिया है। गायत्री प्रजापति की वापसी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि सपा सरकार
केवल भ्रष्टाचार और अपराध का संरक्षण ही नहीं कर रही बल्कि उसको मजबूत कर रही है। जिस तरह से खनिज की लूट हुई, अपराधियों ने पूरे प्रदेश की खनिज की लूट की और लाखों करोड़ का खनिज में भ्रष्टाचार हुआ, और पुनः गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में ले लिया गया। इसके अलावा 2 और मंत्री जिनको श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया था, उनको भी उन्होंने वापस लिया। तो निश्चित रूप से यह सरकार भ्रष्टाचार का और अपराध का संरक्षण कर रही है। फिलहाल 8वें मंत्रिमंडल विस्तार के मायने भले ही सभी सियासी हों, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की मंत्रिमंडल में वापसी ने सपा के लिए चुनावी समर में ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक बार फिर से वापसी हो गई। 3 साल में चौथी बार मंत्री बन गए गायत्री प्रसाद प्रजापति, और उसके बाद 3 बार यादव के पैर भी छुए। ऐसा मौका पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री को बर्खास्त किया गया हो पहले, और उसके बाद उसे कैबिनेट मंत्री फिर से बनाया गया हो। एक लंबी सूची हमारे पास है, तकरीबन 7 नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन चुनाव नजदीक हो और इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार और उसमें प्रजापति की वापसी, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, सीधे तौर पर आपके पास आ रहे हैं। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये बेहतर जानते हैं और बेहतर समझते हैं, इसलिए आपके नजरिए से इस मंत्रिमंडल विस्तार को हम समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। देखिए पंकज, इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। पहली तो ये कि पार्टी के शिखर नेतृत्व के दबाव में, या कहिए परिवार के दबाव में, नेताजी के दबाव में मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसा विवादित छवि का चेहरा उनकी सरकार में फिर आ जाए। यह मजबूरी का समझौता था जी। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री मन से इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि गायत्री फिर आते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी। तो एक तो मजबूरी का पक्ष दिखाता है यह विस्तार, और 2 जो और महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पर हम इस शो में चर्चा करना चाहेंगे, वो कारण है कि चूंकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया जी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, और बहुजन समाज पार्टी ने भी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने सतीश मिश्रा को, रामवीर उपाध्याय को, नकुल दुबे को, सबको मैदान में उतार दिया। तो उस दबाव में, या कहिए उसके असर में, मुलायम सिंह ने ब्राह्मण चेहरों को आगे पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। तो उसमें मनोज पांडे जो बर्खास्त हुए थे वो वापस आ गए, शिवाकांत जो बर्खास्त हुए थे वो वापस आ गए, और अभिषेक मिश्रा का प्रमोशन हो गया। अभिषेक मिश्रा का प्रमोशन आप ये मान सकते हैं कि यह ब्राह्मण वाली कैटेगरी में भी है और यह मुख्यमंत्री की पसंद वाली कैटेगरी में भी है अभिषेक। और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम आज के मंत्रिमंडल विस्तार का यह है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने अल्पसंख्यक जनाधार को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने 3 मुस्लिम मंत्रियों को शपथ दिलाई, 2 को प्रमोट किया, 1 नए आए जी। ये स्थिति जो है, यानी 3 बातें आई। एक तो मुख्यमंत्री को मजबूरी में गायत्री को स्वीकार करना पड़ा, यह पक्ष। दूसरा, ब्राह्मण और मुसलमान को साधने का पक्ष। यह जातीय और मजहबी राजनीति का जो संतुलन है, जो लगभग हर पार्टी करती है, कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया। मैंने आपको कहा कि बसपा ने जिस ढंग से ब्राह्मण रैलियों का एक पूरा ताना बाना बुना है, उसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी भी चली। और मुसलमान, चूंकि मुलायम सिंह का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक रहा है, यादव मुस्लिम MY जिसको हम लोग बोलते रहे शॉर्ट में जी, तो उसमें उन्होंने M को भी अपील करने की कोशिश की, 3 मंत्रियों को नए सिरे से अच्छी स्थिति में लाकर। जी पंकज।
3 मंत्रियों को, अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश भी की है, लेकिन मंत्रिमंडल में वापसी, ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ने उतारा, बसपा भी अब ब्राह्मण के तौर पर जनाधार जुटाने की कोशिश कर रही है। और अब इन्हीं सभी चीजों को लेकर आज की चर्चा में मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आसिफ रिजवी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी चीफ एडिटर हमारे साथ हैं, एडिटर, और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अरशद आबिद साहब, आप ही के पास आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार आपका हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 8वां मंत्रिमंडल विस्तार आपका ये था। किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे जो आपने जगह दी है, प्रमोट किया है, गायत्री प्रसाद प्रजापति की वापसी हुई है? देखिए पंकज जी, मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना और किसी भी स्टेट मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट मिनिस्टर का चार्ज या किसी भी स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट मंत्री बनाना यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और यह पहली बार नहीं हुआ। आप अगर और सरकारों को देखें, देश वाइज भाजपा की सरकारों को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बसपा की सरकार भी देख लीजिए पिछली वाली, तो मुख्यमंत्री ने मंत्री बर्खास्त किए और फिर इनको वापिस लिए। तो मुख्यमंत्री जी किसको बर्खास्त करते हैं, फिर वापिस किसको लेते हैं, वो किनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री को बना देते हैं, ये उनका विशेष अधिकार है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार का ये 8वां मंत्रिमंडल विस्तार था और इसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पूरे विपक्ष ने जो एक हल्ला मचा रखा है, कांग्रेस, बसपा और भाजपा के लोगों ने, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्ट और करप्ट हैं, अभी इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी सेटअप होने से कोई आरोपी साबित नहीं हो जाता। सीबीआई इंक्वायरी अकेले गायत्री प्रजापति के खिलाफ नहीं चल रही है। हाँ। देश के कम से कम 45 मिनिस्टरों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है जी। अभी तो सीबीआई अरशद आबिद करेगी, अरशद आबिद फिर अपनी जांच करेगी, जांच के बाद तो जब तक कोई जांच एजेंसी दो बातें आप उनको आरोपी साबित न कर दे, तो कहा कि अभी केवल सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जिस विभाग की सीबीआई जांच हो, उस विभाग का मंत्री उस विभाग में नहीं रहे, उस पद पर नहीं रहे। आप मंत्री रहेंगे तो आपके खिलाफ जांच कैसे होगी? एक और दूसरी बात आपको ये भी जाननी चाहिए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वो मंत्री नहीं है, को ये संवैधानिक अधिकार है अपनी टीम चुनने का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उनको समाज सार्वजनिक जीवन में अपने कारण बताने पड़ेंगे, औचित्य बताना पड़ेगा निर्णय का। ये विशेषाधिकार ऐसा नहीं है, ये राजतंत्र थोड़ी ना है। अखिलेश जी को ये तो बताना चाहिए अगर मंत्री हटाए गए तो मैंने बताया इसलिए हटाए गए क्या, और अगर बेईमानी पर हटाए गए तो अब क्या 14 दिन में ईमानदार हो गए, क्या गंगा नहा के आ गए? ये तो बताना पड़ेगा मित्र। देखिए अग्निहोत्री जी, इन्हें हटाते बता रहे हैं अमिताभ जी, 35 मंत्रियों का नाम गिना सकता हूं जो भाजपा ने झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कांग्रेस ने कर्नाटक में बर्खास्त किए मंत्रियों को और फिर शामिल किया। और एक बात मैं अमिताभ जी आपको और बताना चाहूंगा, नहीं मध्य प्रदेश और जम्मू पर चाहिए, उत्तर प्रदेश की बहस उत्तर प्रदेश में रहेगी। आप साफ समझ लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश की बहस मेरे शो में उत्तर प्रदेश की बहस रहेगी, खूब समझ लीजिए। अमिताभ जी मैं आपको मिसाल देता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, उनको जेल करके हटाया गया और उनको फिर अगली सरकार में मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में नारायण राणे जी कांग्रेस की सरकार के चीफ मिनिस्टर थे और उनको हटाया गया। अरे उनको भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं हटाया गया, आपको समझ ही नहीं है। अरशद आबिद, आप जानते नहीं इन चीजों को, जाने कहां से उदाहरण ले आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगी बहस ना, ये आपको समझ होनी चाहिए। पहले तो चीजों की समझ रखिए। आसिफ रिजवी साहब, एक आदमी को 14 दिन पहले आपने हटाया और ये इंप्रेशन दिया कि ये बेईमान है। 14 दिन बाद आपने किसी को ये नहीं बताया कि 14 दिन में ये आदमी ईमानदार कैसे हो गया, किस प्रक्रिया के तहत ये आदमी शुद्धिकृत हो गया और वो फिर मंत्री हो गया। लोकतंत्र में, लोक लाज में बताना तो चाहिए ना रिजवी साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है। हर प्रदेश में मुख्यमंत्री विशेष अधिकार होता है कि वो अपने मंत्री रखे और हटाए।
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह अधिकार है ही नहीं कि वो किसको मंत्री रखे और किसको हटाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि हमें इनको हटाना है, कल पिताजी ने कह दिया नहीं तुम्हें इसको रखना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार है ही नहीं। यह अधिकार तो उत्तर प्रदेश के 4.5 मुख्यमंत्रियों के पास है। यह अधिकार शिवपाल यादव जी के पास है, यह अधिकार आजम खान जी के पास है, यह अधिकार मुलायम सिंह यादव जी के पास है, यह अधिकार जो है उनके दूसरे भाई के पास है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास अधिकार ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता का माहौल बना रहे हैं। आप सोचिए कि 4-5वीं बार शपथ ले रहा है, 5 बार एक आदमी को आप ये कह के हटाते हैं, 4 बार ये कह के हटाते हैं कि वो करप्ट है, वो जो है करप्शन कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको मंत्री पद की शपथ देते हैं। और जब उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप है, उसको उस विभाग का अगर आप मंत्री बना दिएगा तो जांच को प्रभावित करेगा ही करेगा वो। तो नैतिकता के आधार के ऊपर उनको मंत्री पद से नहीं रहना चाहिए, और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। लेकिन नैतिकता तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। सरकार के पास कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं रह गई है। ये तो एक गैंग बन गया है, जो गैंग बनकर उत्तर प्रदेश की जनता का पैसे को लूट रहा है। अरे आसिफ भाई, अगर ये आपको एक सूची जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इस देश को कांग्रेस और भाजपा ने लूटा है। 55 साल देश में कांग्रेस की सरकार, हरीश जी 10 साल भाजपा की सरकार रही। आसिफ जी, हरीश जी मुझे एक बात समझाओ, आखिर ऐसा क्या मीठा है गायत्री प्रसाद प्रजापति में कि गायत्री प्रसाद प्रजापति अकेले मंत्री हैं इस सरकार में जिनका 3 दफे प्रमोशन हुआ। अकेले मंत्री हैं, 3 दफे प्रमोशन किसी का नहीं हुआ। वो राज्य मंत्री के तौर पर भर्ती हुए, अगला प्रमोशन स्वतंत्र प्रभार, फिर उसके बाद अगला प्रमोशन कैबिनेट हुआ है। अमिताभ साहब, हरीश जी, गायत्री प्रजापति एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कम से कम 3 लाख करोड़ की लूट कराई उत्तर प्रदेश के खनिज की, और उत्तर प्रदेश के जो गरीब किसानों और मजदूरों के कल्याण कार्यक्रमों में जो पैसा लगता वो खनिज माफियाओं की तिजोरी में गया। और ये उनकी योग्यता है, ये उनका क्वालिफिकेशन है जो समाजवादी पार्टी के आकाओं को बहुत पसंद है, जिसके नाते उनको फिर ये सत्तारूपी सिंहासन पे आरूढ़ किया गया। और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से कहती रही कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों का और भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, और ये जो इनकी वापसी हुई उससे तो ये प्रमाण पुख्ता हो गया कि ये केवल संरक्षण ही नहीं, उसको और मजबूत करते हैं, और उसको उन्होंने भ्रष्टाचार को खुलेआम स्वीकृति दी उत्तर प्रदेश में। आवाज गायब हो गई। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति की वापसी हुई है, उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। अरशद आबिद जी आपके पास आ रहे हैं एक बार फिर से। रोतेला जी, मैं अमिताभ जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, जरूर कीजिएगा। पहले मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। अमिताभ जी, मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। एक सवाल मेरा भी सवाल सुन लीजिए, जवाब दोनों का दीजिएगा। समाजवादी पार्टी विपक्ष में अमिताभ जी से सवाल है। जी 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 बोलिए जी। अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आसिफ भाई एक मिनट, मैं 1 मिनट अपनी। अमिताभ जी, आज देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और हम चाहते हैं कि आप दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार बने। हम आपकी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप कुछ जानकारियों को दुरुस्त कर लीजिए। कोई प्रजापति कोई पहले मंत्री नहीं है जिनको 3 बार तरक्की दी गई है। मैं आपको नाम गिनाता हूं। अभिषेक मिश्रा जी पहले राज्य मंत्री थे, उसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, और आज अभिषेक जी को तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। आप देख लीजिए, यासर साहब पहले राज्य मंत्री थे, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया उनको, और आज उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो कोई गायत्री जी अकेले उदाहरण नहीं है, कई मंत्री ऐसे हैं जो पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और आज कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूं, बार-बार आरोप नहीं लगा। अभिषेक मिश्रा के ऊपर लोकायुक्त में शिकायत नहीं गई, अभिषेक मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा नहीं गया, अभिषेक मिश्रा के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं हुई। आपको पता है? आपने सिर्फ ये कहा
जानकारी करिए। जिनको 3 बार प्रमोशन दिया गया। अभिषेक मिश्रा के खिलाफ सीबीआई की जांच है क्या? अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि चुनाव में, अरशद जी, अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि चुनाव में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर गायत्री के खड़े होने से वोट बढ़ेगा, तो समाजवादी पार्टी को गायत्री मुबारक। अमिताभ जी, ये शोषित लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोग दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मुस्लिमों को, जो माइनॉरिटी के लोग हो, उनको मंत्री देखना नहीं चाहते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट देखना नहीं चाहते हैं, उनको अधिकारी देखना नहीं चाहते, ये उनको कुचलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सामंतवादी सोच के व्यक्ति हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो सिद्धांतवादी की पार्टी है। मुख्यमंत्री जी के साथ भैया अमित साहब, मुख्यमंत्री जी के साथ इनको जहाज में चुनाव में घुमाना ना, आपको पता लग जाएगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति को, जिनकी आप वकालत कर रहे हो यहाँ के न्यूज पर बैठकर, इनको मुख्यमंत्री जी के साथ जहाज में घुमाना चुनाव में करेंगे अमिताभ जी, आपको पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश कहां क्या सोच रहा है। और अमिताभ जी अमिताभ जी, आप कंगना क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठाओ ना इनको। 2017 में वोट देने के लिए तैयार है। बात कहना चाहूंगा। और अमिताभ जी, हम आएंगे, आपको मिठाई खुलाएंगे जब 2017 में समाजवादी पार्टी की बनेगी। 255 एमएलए समाजवादी पार्टी के आएंगे। आसिफ रिजवी और समाजवादी पार्टी को, आसिफ रिजवी समाजवादी पार्टी को, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी को शायद ये लग रहा है क्या कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ खड़े होने से मुख्यमंत्री के बहुत वोट बढ़ जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों का हम विरोध करते चले आ रहे हैं। अरे आप चुनाव में हो कहाँ, आपकी जमानतें को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने हमेशा से ये बात कही, और आज गायत्री प्रसाद जी आपके 12 एमएलए नहीं आएंगे, हमारा मुकाबला भाजपा से है कि इनके मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, करप्शन की वैल्यू है। अगर एक आदमी करप्शन तो आपसे समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री है, और इलेक्शन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी कर रही है, सीबीआई उनके अंडर में आती है। सीबीआई इतना स्लो क्वारी क्यों कर रही है? ये सवाल सीबीआई के ऊपर भी है, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, क्यों नहीं चुनाव में आपको मानते नहीं है। और जिस बात गायत्री प्रजापति की शपथ इस बात की दलील है कि उत्तर प्रदेश में करप्शन का बोलबाला है। मुख्यमंत्री की यहाँ को समाजवादी पार्टी में आसिफ भाई सूची जारी कर दीजिए, पैसे का सूची जारी करें। कोलगेट घोटाला, आयुर्वेद घोटाला, सीमेंट घोटाला, यूरिया घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, आज कोलगेट घोटाला, तो घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घोटाला, और भाजपा के हवाला घोटाला, व्यापम घोटाला। ठीक है रिजवी साहब, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। हरीश जी, एक सवाल मेरे ज़हन में आया। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था अखिलेश जरूरी है, अब शायद नारा बदल गया क्या? गायत्री जरूरी है नारा हो गया क्या अब? हरीश जी, अमिताभ साहब, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव पर, वो पार्टी अपने को दूध का दूल्हा बता रही है। और जिस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का और गरीबों का उत्पीड़न हुआ, वो समाजवादी पार्टी करते हो। आपकी राजस्थान सरकार में बसिया बता रही है। खाल उतार ली गई, ये जो दलितों का काम किया गया, दलितों के खून से आपने होली खेली, इस पे जनता भरोसा नहीं करेगी। ये जो जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक तथ्य हैं, और जो अरशद साहब द्वारा जो प्रतिपादित सफेद झूठ है, इस पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता इस बात को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सच पूरी तरह उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण अरे आप सूची जारी कर दीजिए, भ्रष्टाचार आपके हाथ में सीबीआई है और कार्रवाई करा दीजिए करती है, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है।
जी अच्छा, अरशद आबिद साहब एक बात बताइए, क्या समाजवादी पार्टी अब ये नया नारा देगी, प्रदेश के लिए गायत्री है जरूरी? अरशद आबिद साहब, क्या सपा अब ये नया नारा गढ़ेगी कि प्रदेश के लिए गायत्री है जरूरी? समाजवादी ये नारा लेके जा रहे हैं में अमिताभ जी हमारा नारा बन चुका है, प्रदेश के लिए अखिलेश जी जरूरी हैं और बाकी जो सब हैं वो अखिलेश जी की टीम के लोग हैं जो पूरे देश में समाजवादी पार्टी की सरकार के विकास। अच्छा, फिर गायत्री नाराज हो जाएंगे? वो अभी आप बता रहे थे वो दलित और पिछड़ों की आवाज है आपकी, तो दलित और पिछड़ों की आवाज को आप सम्मान नहीं दोगे क्या? देखिए गायत्री जी, वो अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी गायत्री भूल नहीं रहे, दुनिया में सिद्धांतवादी है तो समाजवादी है, तो समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो सबसे आखिरी लाइन में एक कमजोर व्यक्ति खड़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है जी। समाजवादी पार्टी का एक नारा है, तो हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों को सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। अब ये हरी जी, मैं एक कहूंगा अमिताभ जी, पूछ लीजिए कांग्रेस के, मुझे एक बात समझा दो, एक बात समझा दो, एक बात समझा दो मित्र। अभी 10 साल पहले जिस आदमी का बीपीएल कार्ड बना, आज वो इतनी बड़ी संपदा का मालिक कैसे हो गया? मुझे ये कोई नहीं समझा पाया आज तक। 10 साल पहले जो आदमी बीपीएल कार्ड होल्डर था, राशन की दुकान से गेहूं ले रहा था, वो आज इतने बड़े धन कुबेर कैसे हो गया? ये कोई नहीं बता रहा सपा में। देखिए अमिताभ जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मीडिया में भी हैं, जिनके अपने चैनल बन चुके हैं, और भाजपा और कांग्रेस में ऐसे लोगों को जानता हूं, और बसपा में जो बीपीएल से भी नीचे थे, जिनको अंत्योदय कार्ड, एक बीपीएल कार्ड के भी नीचे कार्ड आता है। अरशद आबिद साहब, ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं दिया आपसे। अरे हम करें, उन्होंने कत्ल किया तो आप भी करोगे क्या? ये कौन सा तर्क हुआ भाई? नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। अरशद आबिद साहब माफ करिए, ये तर्क नहीं चलेगा। उन्होंने कत्ल किया तो आप भी करेंगे, उन्होंने गलती की तो आप भी करेंगे। लेंगे जवाब लेंगे। अरशद आबिद साहब आपके पास आऊंगा। अमिताभ जी, रोक रहा हूं आप लोगों को, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त किया गया था, उसके बाद वापसी हो गई है। अब इस वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से गायत्री प्रसाद की वापसी हो गई और आगे क्या कुछ रणनीति बढ़ने वाली है। और भी तमाम मंत्री बनाए गए हैं, कईयों को बर्खास्त किया गया था, उनके नाम भी हमारे पास, चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार अखिलेश यादव का पंडित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार में साफ तौर पर देखी गई है, जिन लोगों ने शपथ ली है। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर, उनकी वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद आबिद साहब आपके पास आ रहे हैं। जो अमिताभ जी ने सवाल पूछा था, उसी सवाल से शुरू करेंगे। उन्होंने बोला था, जिस तरीके से 10 साल पहले तक बीपीएल के कोटे से राशन खाने वाले साहब, वो कैसे आज लखपति बन गए, कैसे उनके पास दौलत आ गई, इन तमाम सवालों का जवाब आप दीजिएगा। आप दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं, जहां पर आप उदाहरण देते हैं तमाम अलग अलग मंत्रियों का, तमाम अलग अलग राज्यों का। अच्छा ये होगा कि आप जवाब दें अपनी पार्टी के अंदर का, जो आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है। अरशद आबिद साहब, देखिए पंकज जी, अब गायत्री जी के पास कितना पैसा है, कितना नहीं, ये मैं नहीं जानता, ना मुझे मालूम है। अब इसकी तो इंक्वायरी हो तभी पता चलेगा कि भाई किसके पास कितना पैसा है। तो मैं कैसे कह दूं कि इनके पास कितना पैसा है, जो अमिताभ जी ने सवाल किया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो भाजपा, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं। एक बीपीएल कार्ड से नीचे कार्ड आता है, अंत्योदय कार्ड, जो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का। उत्तर प्रदेश की सरकार को जो अरबपति जिनके पास अंत्योदय कार्ड। भाई अरशद आबिद, भाजपा और कांग्रेस में अगर भ्रष्टाचारी है तो आप क्या भी भ्रष्टाचारी हो? अजब बात कह रहे हो यार। हमने मान लिया चलिए दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप भी भ्रष्टाचारी रखोगे? इनको क्या बोल रहे हो?
बिल्कुल नहीं, कोई भट्टाचारी अमिताभ हमारी सरकार में नहीं रहेगा। अमिताभ जी, अरशद साहब का जी, अमिताभ जी, हरीश जी और कांग्रेस पे शोध है। अमिताभ जी समाजवादी पार्टी में ABCD नहीं जानते। अमिताभ जी, इसलिए समाजवादी पार्टी के पता तो चलेगी प्रजापति के पास कितनी संपत्ति है, और उसके बाद ही समाज में खड़ा होता है चुके हैं कि हाँ इनके पास इतनी संपत्ति है। अब अगर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसके भ्रष्टाचार के बारे में मुख्यमंत्री बड़ा आदमी बन जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? पार्टी में कुछ गुंडे एक किसान खेती करके बड़ा आदमी बन जाता है, अरशद आबिद साहब, मुलायम रिजवी साहब, बड़ा आदमी बन जाता है तो उसे क्या कहोगे? एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। जी जी जी, आसिफ रिजवी जी अपनी बात रखें। पंकज जी, हिंदुस्तान आसिफ रिजवी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। आसिफ रिजवी कहिए। आबिद भाई को एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए आबिद भाई को एक बात कहना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट में कई बात कही कि समाजवादी पार्टी के नाम पे कुछ लोग गुंडाई कर रहे हैं, कुछ गुंडे हमारी पार्टी में आ गए हैं, उनके खिलाफ हमें अभियान चलाना है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नाम पे कुछ लोग गुंडाई कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। मंत्रियों को 20 बार कहा कि करप्शन बंद करें, इसका मतलब उनकी पार्टी में करप्शन हो रहा है। शिवपाल यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो गुंडाई कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी से जुड़े हर उस आदमी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, वो इस बात को मान रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अरशद आबिद साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है? और इस बात को मान नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उसको संरक्षण देंगे। संरक्षण देने के लिए आशिफ भाई गलत बयानी मत कीजिए। आप देते हैं भट्टाचार्य को। गायत्री प्रजापति 55 साल कांग्रेस रही देश की सत्ता में, प्रदेश की सरकार मजबूर है, 10 साल बीजेपी रही, 4 बार मंत्री बनाने के लिए। आप करप्शन भाजपा कांग्रेस और बसपा के बिना करप्शन के तो आप मुझे बोलने नहीं सकते हैं, या आप बोलिए, आपके बाद में बोलूंगा। अरशद आबिद जी, सवाल आपसे किया जाता है, दूसरी जगह का उदाहरण देते हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है, उसे बोलने तो दीजिए। ठीक, एक सेकंड, पंकज रुकिए, अरशद आबिद एक बात समझिए, जो बात इन्होंने कही कांग्रेस के मित्र रिजवी जी ने, वो बात मैं थोड़ा दूसरे ढंग से पूछता हूं। मुलायम सिंह ने कहा कि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मेरे पास खबर। शिवपाल जी ने कहा पार्टी के नेता अवैध कब्जे कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के एटा के विधायक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष के बेटे, उन्होंने और जिला अध्यक्ष ने ऑफिशियल चिट्ठी लिख के कहा कि आपकी पार्टी के दूसरे महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की सरपरस्ती में अवैध धंधे हो रहे हैं, शराबखोरी हो रही है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसमें दूसरों को काहे को दोष दे रहे हो? आप क्या मुलायम सिंह जी से बड़े नेता हैं अरशद आबिद? आप क्या शिवपाल जी से बड़े नेता हैं? आप रामगोपाल जी से बड़े नेता हैं क्या? हम उनकी बात ठीक मानेंगे आपकी अरशद आबिद? देखिए अमिताभ जी, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, अनुशासित सिपाही हूं। जहां तक आपने मुलायम सिंह जी का, रामगोपाल जी का, शिवपाल जी का, अखिलेश जी का उदाहरण दिया है, वो सारे बयान मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन उन बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि समाजवादी घोटाले कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे दलों के बारे में कहा है कि ये लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस बसपा के लोग ये घोटाले में कर रहे हैं अपनी सरकारों में, जहां की सरकार है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अरशद आबिद, दूसरे चैनल्स पर ये चलती होगी बहस, मेरे साथ नहीं चलेगी ना जी। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, चिट्ठी भेजूं अमिताभ जी, ये बताइए जिसमें दस्तखत है, देखिए चिट्ठी भेजूं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी आके अगले दिन यहां। देखिए अमिताभ जी, मैं आपके सवाल को मत समझाइए। देखिए अमिताभ जी, मैं मुलायम सिंह जी का वीडियो भेज दूंगा, चाहे मुलायम सिंह जी का वीडियो भेज दूंगा, शिवपाल जी का वीडियो भेज दूंगा, रामगोपाल जी के खिलाफ चिट्ठी भेज दूंगा जिस पर दस्तखत है, करता है, उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात, लेकिन आपको आके यहां माफी मांगनी होगी। ये गलत बयानी का मंच नहीं है। अच्छा अमिताभ जी ये बताइए, देखिए अमिताभ जी ये बताइए, अगर अखिलेश जी ये कहें कि किसी के साथ बदतमीजी ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कार्यकर्ता किससे बदतमीजी कर रहा है। अगर हमारे अखिलेश जी, शिवपाल जी ये करें कि अनुशासन में रहो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुशासित नहीं है।
कोई एक घटना बता दीजिए अमिताभ। अरे भाई आपको समाजवादी पार्टी का एक मिनट रुको, अरशद आबिद मैं कोट करता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूरी जिम्मेदारी सुनो अरशद आबिद सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से मुलायम सिंह जी के एक वक्तव्य को कोट करता हूं जो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में सार्वजनिक तौर से दिया, बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक तौर से दिया। उन्होंने कहा हमारे मंत्री पैसा कमाने में लगे हैं, जमीन पर कब्जा करने में लगे हैं। मेरे पास एक एक की रिपोर्ट है, एक एक आदमी की रिपोर्ट है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। और हमने कितनी बार कही कि दलाली करनी है तो राजनीति छोड़ो, व्यापार करो। मुलायम सिंह जी के वक्तव्य अपनी जिम्मेदारी पर कोट कर रहा हूं, या तो इसका खंडन कर दीजिए, और खंडन कर देंगे तो मैं आपके घर वीडियो भेजूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि आके क्षमा याचना करिए गलत बयानी के लिए। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कुछ लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हो गए थे। दूसरी पार्टियों के बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की सदस्यता लेकर शामिल हो गए थे, तो उनके आचरण में सुधार नहीं आ रहा था। अरे नहीं भाई, उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए कहा कांग्रेस और गोल पार्टी से लेकर आए थे, हरीश करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार नहीं, उन लोगों को निकाल दिया गया, सिंह जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी भ्रष्टाचार के आरोप में आज तक शामिल नहीं रहा, किसी अत्याचार में शामिल नहीं रहा। कहा कि हमारी पार्टी के मंत्री अमिताभ जी, आप बताइए उस कार्यकर्ता का नाम, जमीन कब जाइए। हमारे पार्टी के मंत्री अमिताभ जी हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के मित्र हैं अरशद आबिद साहब। इनकी दिक्कत यह है कि ये न सच बोल सकते हैं, न सच को स्वीकार सकते हैं, आप क्यों न सच को सुन सकते हैं। इसके कारण कोई ये मिथक करते हैं और उस मिथक गढ़ करके सत्य को झुठलाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है, जो तथ्य आदरणीय मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर रखे, शिवपाल जी ने सार्वजनिक तौर पर रखे, आदरणीय अखिलेश जी ने सार्वजनिक तौर पर रखे, उसको भी ये झुठलाना चाहते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनका धर्म और कर्तव्य है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन पार्टी को डिफेंड करने का मतलब यह नहीं है कि उन सारे तथ्यों को झुठला दें जो सार्वजनिक तौर पे उनके वरिष्ठ तब नेताओं ने, उनके जो पार्टी के मुखिया हैं उनने, जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो बात कही है उसको सार्वजनिक तौर पे झुठला दे। ये कोई धर्म और कर्तव्य के दायरे में नहीं आता। ठीक है, आप अपने तरीके से डिपेंड करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलों के बारे में कि केंद्र भ्रामक तथ्य और झूठ तथ्य प्रेषित कीजिए, ये कहना और अपने सारे तथ्यों को मिथक के रूप में गढ़ना, ये गलत बात है। आप अपने ठीक है हरीश जी, ठीक है, एक एक अब दूसरे विषय पर भी चर्चा कर ले। गायत्री बहुत हुआ, ये गायत्री मंत्र की साधना तो हो गई, छोड़िए, ये फलीभूत हो गया। अब दूसरी बात कर ले। आसिफ रिजवी मुझे बताइए, आज कैबिनेट एक्सपेंशन में 3 ब्राह्मण मंत्रियों को प्रमोट करना और भर्ती कर नई एंट्री देना, क्या ये शीला दीक्षित का इफेक्ट है और सतीश चंद्र मिश्रा का इफेक्ट है समाजवादी पार्टी पर? आसिफ रिजवी, देखिए, शीला जी जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा उनकी हुई है, समाजवादी पार्टी की पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था सरकार बनते ही कि हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री 5 साल में, 4.5 साल में आधा किलोमीटर मेट्रो नहीं चला पाए, और यही शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर 5 साल में आधी दिल्ली में मेट्रो चला दी थी। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा धर्म का, जात का इसका साथ लिया, इसका फायदा उठाया है, तो आज शीला दीक्षित जी को डैमेज करने के लिए आप आपने भी ब्राह्मण कार्ड खेला, आपके सपा ने आपकी देखा नहीं कि ब्राह्मण कार्ड खेला है, का बोल नहीं ला पाएगी। अमिताभ जी ये चुनाव में नहीं है, इनके अखबार एमएलए नहीं है। शीला दीक्षित जी ने विकास करके दिल्ली के दिखाया, जमानत जब हो जाएगी की धारा हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, उसी को देख के ये कर रहे हैं। ये शीला दीक्षित को डैमेज करने के लिए 3 ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। हम नहीं खेलना है, हम तो दिल्ली का जो विकास किया था उस तरह उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। क्योंकि
अब कितना एक्सपीरियंस है, कितना साहब देख सकते हो आपने बसपा और कांग्रेस की देखा देखी ब्राह्मण कार्ड चल दिया। अमिताभ जी, ये जो शीला दीक्षित जी है, ये कांग्रेस की बड़ी अमित साहब है और आपने बसपा और कांग्रेस की देखा कांग्रेस में देखी कोई ब्राह्मण काबिल नहीं कार्ड चल दिया था कि कांग्रेस उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं। बिल्कुल नहीं। उसका जवाब समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को, लोगों को उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाती है। वो सारे ब्राह्मण कार्ड ये खेलते हैं कांग्रेस और बसपा के लोग और भाजपा के लोग। ये वही शीला दीक्षित जी है घोटाले में आरोपी है। एसीबी के यहाँ से नोटिस गया और 4 घंटे शीला दीक्षित से पूछताछ की गई है। ये तो खुद ही बहुत जल्दी जेल जाने वाली है। ये कांग्रेस चुनाव में है नहीं, हम चुनाव में मानते नहीं है। हमारा मुकाबला भाजपा से है, भाजपा का हमसे मुकाबला है, तो ये कहां चुनाव में आ जाते हैं? ये तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिली ये बौखलाए वो लोग हैं इनके पास 12 महीने। हद है यार, आप गायत्री की तरफदारी कर रहे हो और कह रहे हो शीला दीक्षित जेल जाएंगी। हामिद साहब, आपकी हिम्मत को भी दाद देता हूं दोस्त। आप गायत्री की तो वकालत कर रहे हो और कह रहे हो शीला दीक्षित जेल जाएंगी। देखिए, शीला दीक्षित जी को एसीबी का नोटिस आ चुका है और 4 घंटे लगातार पूछताछ हुई। और मुकेश कुमार मीना दिल्ली में एसीबी हैं, सीनियर आईपीएस हैं। 400 करोड़ रुपए घोटाला हुआ वाटर टैंक घोटाले में, और ये एक घोटाला है। अगर गायत्री क्या है जो अभी सिर्फ सामने आया है। अभी आप देखो, इस दुनिया के सर्वाधिक ईमानदार आदमी घोषित हो गए हैं क्या? दिल्ली से अपना प्रत्याशी लाई। देखिए अमिताभ जी, साहब ने अगर कोई ईमानदार है दुनिया में तो समाजवादी ईमानदार है। अमिताभ साहब जारी कर दिया। अंग्रेजी ईमानदार है, भरोसा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ज्वाइन करो और हम मंत्री बना के तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, तुम करप्ट नहीं हो। समाजवादी पार्टी ने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है कि तुम उत्तर प्रदेश में करप्शन करो। आप तो गायत्री का मंदिर बना दो, बाकी होगा देखा जाएगा। आप गायत्री प्रजापति का मंदिर बनवा दो गांव गांव। अगर सपा ने भट्टाचार्य किया है आसिफ भाई, तो स्वयं पत्र जारी करा दीजिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। आसिफ भाई आप साबित तो करें, भाजपा साबित तो करें। अगर ऐसा सफेद झूठ बोलेगे आप चैनलों पे बैठ के, अरे भैया आपको जो है ईमानदारी, नैतिकता और सिद्धांत की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने 55 और 10 65 साल इस देश को लूटा है, घोटाले किए हैं भैया। मध्य प्रदेश में व्यापन हो रहा है, राजस्थान में पीडब्ल्यूडी घोटाला हो रहा है, हरियाणा जलकर राख हो गया है, पंजाब में खनन लूट ली गई है। 65 साल की सत्यनारायण की कथा पढ़ोगे क्या? ना इतनी लंबी बात नहीं। पार्टी भी गलबैया। अरे पंकज रौतेला ब्रेक लेने के लिए रुके हुए भाई, आप लोग रुको तो वो ब्रेक लें। हम ब्रेक लेंगे अमिताभ जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी है। शपथ ग्रहण समारोह में अमिताभ सर हम एक चीज देख रहे थे, बड़ी गौर से उस चीज को हमने देखा कि 3 बार गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अखिलेश यादव के पैर छुए। यहां पर राज्यपाल राम नाईक साहब ने भी डांटा, कहा अनुशासन में रहें जिस मंच पर आप हैं। ये कितना हद तक ठीक है? ये मंत्री बनाए जाने का उसके एवज में था या इस तरीके से हो सकता है कुछ? आपके नजरिए से जानना चाह रहे हैं अमिताभ जी। नहीं रौतेला वो वहां तो पांव छुए और नीचे उतर के तो वो नेताजी के पांव के पास बैठ गए। नेताजी के पांव गोद में रख लिए उन्होंने। अरशद आबिद जी, बहुत अच्छी बात है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक लंबी बहस हुई, लेकिन ये पुराना नाता रहा है। एक लिस्ट मेरे पास है, तकरीबन 7 नाम इसमें हैं। अगर आप कहेंगे तो इन नामों का जिक्र भी हम करेंगे। इसमें पंडित सिंह हैं, राजा भैया हैं, उन्होंने पद छोड़ा था, पवन पांडे हैं, बलराम यादव हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं, मनोज पांडे हैं और शिवाकांत ओझा है, जिन्होंने एक बार फिर से आज मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए हैं, पद की शपथ ली है। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि वापसी और बर्खास्तगी का एक दौर सा समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है कि बाहर से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति एक बार फिर से बनेंगे मंत्री, तो बना दिए गए हैं। दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष मत कीजिएगा, अक्सर देखा जाता है आप दूसरी पार्टियों का ज्यादा कुछ बता पाते हैं और अपनी पार्टी का कम।
देखिए हमारी पार्टी में पंकज जी कोई भ्रष्ट है ही अपनी नहीं। पार्टी तो के क्या बारे में बताएं जानकारी नहीं उनको। अरे हरीश जी आपके पास भी आएंगे इस सवाल को। अक्सर साहब की मजबूरी है कि समाजवादी क्या पार्टी के बारे में हरीश जी कोई जानकारी नहीं है। क्या मतलब है भ्रष्टाचार का? आदमी समाजवादियों जी से के कहने का मतलब है मुलायम सिंह जी की डॉक्टर लोहिया जी के बारे में आप मुलायम जानते हैं, सिंह जी ने जनरल मिश्रा जी के बारे में आप जानते हैं, मोहन सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, ब्रजभूषण तिवारी जी के बारे में आप जानते हैं। ये समाजवादी आंदोलन के प्रोधा थे। नहीं, अरशद आबिद साहब लोहिया जी को जानते हैं, हम मेरा सवाल सिर्फ इतना है, छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इन तमाम लोगों पर पहले पार्टी ने ही गंभीर बातें कही, गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये आपकी पार्टी ही कहती है, आपकी पार्टी कहती है कि अवैध खनन में इनका नाम है या फलाने केस में इनका नाम है, इसलिए इनको बर्खास्त किया गया है और उसके बाद वापस कर देते हैं आप लोग। इस पर आपका जवाब चाह रहे हैं। देखिए पंकज जी कभी भी समाजवादी पार्टी का यह अधिकृत बयान नहीं आया कि हमने बर्खास्त जो की है वो हमने भ्रष्टाचार के आरोप में की है। बलराम यादव जी को बर्खास्त किया गया, मनोज पांडे जी को बर्खास्त किया गया, और ये पहली बार बर्खास्त की नहीं हुई। 18 मंत्रियों को अब तक 4.5 साल के कार्यकाल में बर्खास्त किया बच्चों का खेल था, क्यों बर्खास्त किया था गायत्री को? फिर यही बता दो। अमिताभ जी कुछ बात है, ये आपकी मर्जी है क्या? ये सरकार है मालिक, देखिए अमिताभ जी, ये लोकतंत्र है। आपके घर में गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या कि मेरा मन आया बर्खास्त कर दिया, मेरा मन आया वापस ले लिया? ये नहीं चलता। नहीं अरशद आबिद साहब, ये सवाल जायज है कि आप तमाम चीजें आप कर रहे हैं, जनता आपको देख रही है, जनता ने आपको वोट दिया, विधानसभा भेजा और आपने खेल बना दिया इसको। देखिए क्या नाम पंकज जी, मैं 35 मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं स्टेट वाइज, भाजपा कांग्रेस और बसपा की सरकार के, जिनको बर्खास्त किया गया, आपसे रिक्वेस्ट किया गया। और मैं तो ऐसे दो मुख्यमंत्री को जानता हूं और अपने विधायकों के नाम बताएं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखिए तो बेहतर होगा साहब। मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बना गया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी पंकज जी? ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचारी पार्टी के भ्रष्टाचार नहीं डूबे हुए लोग ये बताएं या ना बताएं, आप बताएंगे। आपके पास आ रहे हैं, आसिफ रिजवी जी आपके पास आ रहे हैं इसी बात को लेकर। ये लंबी से फिर मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया गया? देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां उनका बस चले वहां वहां करप्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी ने अरशद आबिद प्लीज करके और हमसे सर्टिफिकेट ले जाओ तुम करप्ट नहीं हो, इसका अभियान चल के रखा है। कौन कितना बड़ा दुनिया का कितना ही बड़ा करप्ट आदमी क्यों ना हो, आप समाजवादी पार्टी में ले आइए। अगर यदि उसके पास पैसा है, यदि उसके पास ब्लैक मनी है, तो समाजवादी पार्टी के पास सर्टिफिकेट छपे रखे हुए हैं जिसपे अखिलेश यादव जी, जिसपे मुलायम सिंह यादव जी साइन करके उसको मंत्री बना के ये कह देगा साहब कि ये करप्ट नहीं है। जी हरीश श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट आपका इस बाबत, पैसा आखिरी कमेंट कि पहले सस्पेंड करेंगे फिर पैसा लेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी प्लीज। पंकज जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने का पहले से ही, अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में अरे हरीश जी का रिकॉर्ड चैंपियन का है। सुन लीजिए अरशद साहब उसकी सर्टिफिकेट जारी करते हैं जी। तो ये जो कुल मामला है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध के संरक्षण का है जी। और समाजवादी पार्टी को ये इनका पहला ट्रैक, ये कोई पहली बार नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जी। और उस ट्रैक रिकॉर्ड पर अब की बार जनता जो 2012 में इनको मैंडेट दी थी तो अखिलेश यादव जी के नाम पे दी थी कि युवा हैं, हो सकता है कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, और इसलिए इनको मैंडेट दे दी थी, इन पे भरोसा किया था। ठीक है, भरोसा किया था। बहुत अच्छी बात है हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात है। अमिताभ जी आपके पास आ रहे हैं, ये तमाम चीजें आपने देखी, तमाम दलों को सुना भी है और तमाम खबरें आपके सामने भी हैं। आज क्या कुछ घटा, किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपकी संपादकीय टिप्पणी जो हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी बेहद अहम है, वो प्लीज। देखिए, मैं तो जो शुरुआत में कह रहा था वही कहूंगा जी। दूसरा, ये समाजवादी पार्टी का ये तर्क है या किसी भी पार्टी का ये तर्क कभी जनता के गले नहीं उतरता कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, इसलिए हम भी चोर हैं। ये कोई तर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी
यह नहीं बता पाएगी चुनाव के मंच पर खड़ी होकर कि गायत्री को हटाया क्यों था। अगर ईमानदार था तो हटाया क्यों, और बेईमान था तो वापस क्यों लाए। यह सवाल आपका पीछा करेगा प्रेत की तरह। यह सवाल समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठा रहेगा पूरे चुनाव भर। आपका चेहरा खराब हो जाएगा उत्तर देते देते। वहां ये नहीं चलेगी कविता कहानी कि वो भी चोर है, ये भी चोर है, इसलिए हम भी चोर हैं। ये नहीं चलेगा चुनाव के मंच पर। और अब सरकार कितने दिन की, आबिद साहब, अब तो जुम्मा जुम्मा महीना 2 महीना का खेल है, उसके बाद तो चलो चुनाव में। मुख्यमंत्री ने अगर इनको हटाया था तो मुख्यमंत्री के फैसले का सम्मान क्यों नहीं हुआ। गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए आपने अपना सबसे कीमती चेहरा दांव पर लगा दिया। गायत्री इतना जरूरी क्यों, यही तो सवाल है लाख टके का। मैं बता सकता हूं कि गायत्री जरूरी क्यों है आपके लिए, लेकिन ये मंच ठीक नहीं है। हम भी जानते हैं क्यों जरूरी है गायत्री, और आप भी जानते हैं गायत्री प्रसाद जी क्यों जरूरी है आपके लिए। सब जानते हैं। कौन है जो नहीं जानता उनके प्रताप को। सुल्तानपुर रोड पर जमीन की खरीद फरोख्त का काम में लगे थे कि नहीं लगे थे। पहले 10 साल में इतने बड़े आदमी हो गए। मित्र, सार्वजनिक जीवन में ये चीजें छुपती नहीं, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। आप शीला दीक्षित की बात करोगे तो आप इनसे ये उम्मीद करते हो कांग्रेस से गायत्री को माफ कर देंगे। आप भाजपा के नेताओं को घसीटोगे तो आप हरीश जी से उम्मीद करोगे गायत्री का चिट्ठा नहीं खोलेंगे। आप उत्तर नहीं दे पाओगे। ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात मैं कहूं, आपने अपने 3 बड़े नेताओं की बातों को काटा। 3 बड़े नेता मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी और शिवपाल जी, इन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि कार्यकर्ता, नेता, विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमीन के कब्जों का काम कर रहे हैं, उसको तत्काल बंद करें। आपने तीनों की बात काट दी। मैं तो हैरान हूं, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। आपने अपनी पार्टी के तीनों सबसे बड़े नेताओं की बात काट दी। क्या मुलायम सिंह जी गलत बोले हैं? क्या शिवपाल जी गलत बोले हैं? क्या रामगोपाल गलत बोले हैं? दोनों सही नहीं हो सकते। या तो वो 3 लोग सही हैं या अरशद आबिद सही हैं। दोनों सही कैसे हो सकते? और अंतिम बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण संतुलन साधा है। ठीक बात है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं जी। अल्पसंख्यक वोट और मजबूत रहे, उसके लिए भी मुलायम सिंह जी ने एक एक्स्ट्रा बोनांजा दिया। अच्छी बात है। या आप केवल यहीं तक रहता मामला, कोई आपत्ति नहीं होती। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया एक गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला मामला बना के। ये रिश्ता क्या, कहीं सीरियल आता है, रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो बताओ। मुलायम सिंह जी ने कहा गायत्री वफादार है। ये वफादारी किस चीज में है? ये किस चीज की वफादारी की चर्चा हो रही है? ये सवाल गूंजेगा राजनीतिक पटल पर और जनमानस में। सार्वजनिक जीवन में कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो लोग विवाद की दलदल में फंसे हो, उनको ऐसे पदों से दूर रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आबिद जी आपका, आसिफ रिजवी जी आपका, हरीश श्रीवास्तव जी आपका, और अमिताभ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस चर्चा को, और तमाम मंत्रिमंडल जो हुआ उस पर विश्लेषण करने के लिए। तो अखिलेश यादव का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बेहतरी के लिए हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की कैबिनेट में वापसी क्या हुई, सवाल एक बार फिर से खड़े होने लग गए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।